नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें राज्य की 44 जल और विद्युत परियोजनाओं को लेकर पीएम से चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने हर योजना पर जल्द से जल्द काम किए जाने को लेकर उन्हें आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव माड़ा को प्रथम गांव की जो संज्ञा दी है, उस काम को आगे बढ़ाने को लेकर भी उनसे चर्चा की गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मार्गदर्शन उन्हें दिया है। तो दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने प्रदेश की योजनाओं को लेकर पीएम से चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि यहाँ की जो बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके आने से जहाँ हमको हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारे सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिकी हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ हमारे जैसी परियोजनाएं जल्दी उनको होना है, सॉन्ग डैम जैसी परियोजनाएं हैं और हमारी बहुत सारी जो वाइब्रेंट विलेज उन पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी से तो दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने अपने दौरे को लेकर बताया कि दिल्ली दौरे पर उन्होंने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उनसे जल और विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं आज राजधानी देहरादून में आयोजित 11वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि गुरु द्रोण की नगरी में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ी शिरकत करेंगे, ये अपने आप में गौरव की बात है। तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी भर्तियों में खेल कोटा भी निर्धारित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में लाभ भी मिलेगा। तो देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस लाइन में पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया पुष्कर सिंह धामी ने। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान खिलाड़ियों के लिए उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही खिलाड़ियों के लिए कोटा निर्धारित किया जाएगा उत्तराखंड में, जिससे कि जो खिलाड़ी हैं प्रदेश के, उनको सरकारी नौकरी का भी लाभ मिल सके। तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है। इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है। और राष्ट्रीय उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है। तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। वहीं देहरादून से एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। वन भूमि पर बनी 15 मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। जी हां, देहरादून में सरकारी जमीन पर बनी 15 मज़ारों को ध्वस्त किया है। वन प्रभाग के अंतर्गत अतिक्रमण कर ये मज़ारें बनाई गई थी, जिनको आज ध्वस्त किया गया है। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर इन मज़ारों का निर्माण किया गया था। अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों पर वन विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। पहले दौर में 15 से 17 मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। सरकार ने पहले ही
ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित करने का आदेश दिया था विभाग को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट भी कई बार वन विभाग को इसको लेकर फटकार लगा चुका है कि आखिर क्यों सरकारी जमीन पर इस तरीके से अतिक्रमण कर अवैध धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए आज वन भूमि पर बनी 15 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है। वन प्रभाग के अंतर्गत बताई जा रही है कि ये जो मजारें थी ये वन प्रभाग के अंतर्गत अतिक्रमण कर बनाई गई थी। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर इन मजारों का निर्माण किया गया था, जिन पर आज बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों पर वन विभाग अब सख्त नजर आ रहा है और हाईकोर्ट भी कई बार विभाग को फटकार लगा चुका है इसको लेकर। पहले दौर में 15 से 17 मजारों को ध्वस्त किया गया है। 15 से 17 मजारों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आगे और भी ऐसे मजारों को प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया जा रहा है जो सरकारी जमीन पर चिन्हित कर बनाए गए थे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथरॉल जुड़ गए हैं लाइव। अभय, आज वन भूमि पर बनी 15 मजारों को ध्वस्त किया गया है, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में वन विभाग कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरी तरीके से गंभीर मुद्रा में नजर आ रहा है। देहरादून में ये कह सकते हैं कि वन विभाग की जो जमीनें थी, जहां पर लगातार धार्मिक स्थलों के नाम पर अवैध कब्जे हो रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई में कह सकते हैं कि जो 17 मजारें जो चिन्हित की गई थी वन विभाग की इस भूमि पर, उनमें से 15 को यहाँ पर ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। उनका ध्वस्तीकरण यहाँ पर हो चुका है। आने वाले दिनों में प्रदेश के जो वन विभाग की जो अन्य रेंज है, सभी डीएफओज को उसके लिए बाकायदा निर्देशित यहाँ पर किया जा चुका है। और वन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे किसी भी अवैध कब्जे को, चाहे वो धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहे हो या मकान बनाने के नाम पर किए जा रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी अवैध कब्जे को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभाग अपनी जमीनों पर अब कोई भी कब्जा यहाँ पर नहीं होने देगा। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सीधे तौर पर शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों ने भी साफ तौर पर कहा कि धार्मिक स्थलों के नाम पर जो ज्यादा कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं वन विभाग के जमीनों पर, उसका पहले चिन्हीकरण यहाँ पर किया जाएगा। चिन्हीकरण की कार्रवाई के लिए सभी डीएफओज को यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है और जैसे ही चिन्हीकरण की कार्रवाई पूरी होगी, उसका पूरा एक डाटा यहाँ पर बना लिया जाएगा और उसके बाद विधिवत रूप से अन्य जनपदों में भी, अन्य रेंज में भी इसी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि वन विभाग भी अब कोर्ट के इस निर्णय के बाद, कोर्ट के इस निर्देश के बाद हरकत पर आ चुका है। उसकी जो निंदा थी, वो निंदा भी टूट चुकी है और अब उन कब्जों को हटाने का काम विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल अभय, वन विभाग की नींद अब खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अतिक्रमण कर बनाए गए इन धार्मिक स्थलों पर वन विभाग पहले ही सख्ती जता चुका है और पहले दौर में 15 से 17 मजारों को आज ध्वस्त किया गया। और कितने धार्मिक स्थल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बनाए गए थे? तो बिल्कुल, अगर वन विभाग के डाटा की अगर हम बात करते हैं, वन विभाग के अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो विभाग के पास अभी कोई एक ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है। एक अभी तक इस मामले पर कह सकते हैं कि विभाग के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितनी जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं, कितनी उस जमीन का पैमाइश यहाँ पर है। लेकिन सूत्रों की जो बात मान रहे हैं, विभाग के भीतर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग ये कह सकते हैं कि कई हेक्टेयर जमीनों पर ये कब्जे यहाँ पर हो चुके हैं। विभिन्न जगहों पर ये कब्जे यहाँ पर हुए हैं। 2000 के बाद, यानी राज्य बनने के बाद से जो लगातार कब्जे थे, वो और ज्यादा वृद्धि उन कब्जों पर यहाँ पर हुई है। उसके लिए बाकायदा है, जब भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, मजारों की बात आती है, तो सरकार पर एक धर्म विरोधी होने का आरोप लगता है। तो इस अभी तक सिर्फ मजारें चिन्हित की गई हैं, क्या कोई और भी धार्मिक स्थल इस कड़ी में चिन्हित किए गए हैं जो अतिक्रमण कर बनाए गए थे? जब विभागीय अधिकारियों से जब इस बाबत पूछा जाता है कि मजारों को ही तोड़ने का काम क्यों, क्या कोई दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं क्या वो उनके द्वारा कब्जे नहीं किए गए, तो उनके पास सिर्फ गोलमाल जवाब यहाँ पर होता है। वो बचाव की मुद्रा में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इतना जरूर कि वो कह रहे हैं यहाँ पर, चाहे विभागीय अधिकारी हो या शासन के आला अधिकारी हो जिनके कंधों पर इस विभाग की जिम्मेदारी है, वो इस बात को कह रहे हैं कि सभी डीएफओज को अब निर्देशित किया गया है। यानी इस कोर्ट के निर्देश के बाद अब विभाग की नींद टूटी है, तो अब उनकी तरफ से निर्देश जारी हो गए। सभी रेंज
के जो अधिकारी हैं, डीएफओ, उनको निर्देशित किया गया कि वो अपने अपने रेंज में इस तरीके के अवैध कब्जों को चिन्हित करने का काम करें, ताकि विभाग के पास एक पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका। लेकिन जिस तरीके से अभी तक विभाग के पास डाटा नहीं है, वो विभाग के लिए बड़ा चिंता की बात कही जा सकती है कि क्या विभाग अभी तक सो रहा था और लगातार उनकी जो जमीनों पर कब्जे यहाँ पर हो रहे थे, चाहे धार्मिक बिल्कुल अब क्या विभाग उन सब चीजों विभाग से की नींद टूटी है, प्रशासन की नींद टूटी है, अब आगे और किस तरीके से अतिक्रमण पर लगाम लगाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए अभय आपका। वहीं अंकिता हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता डॉक्टर विनोद आर्य के ड्राइवर ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाला 25 साल का शख्स जिला सहारनपुर के छुटमलपुर निवासी रोहन कंबोज है। उसका कहना है कि नौकरी लगने के 3 दिन के बाद डॉक्टर विनोद आर्य उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते थे। रोहन ने आरोप लगाया कि विनोद आर्य उसे रात को अपने घर देर से बुलाते थे और उसके साथ गलत हरकतें करते थे। वहीं डॉक्टर विनोद आर्य से जब इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने फोन पर बात कर बताया कि उन पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उनका ड्राइवर 21 नवंबर को पौड़ी जेल से लौटते समय नकदी और सिम लेकर फरार हो गया था। इसकी शिकायत भी डॉक्टर विनोद आर्य ने ज्वालापुर पुलिस थाने में की थी। वहीं ड्राइवर के आरोपों के बाद ज्वालापुर कोतवाली में पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंदर गाड़ी की चाबी उनके वकील साहब का फोन था, उनका फोन था, दोनों उनको वहाँ बरामद हुए, उन्हीं के पास था, सब कुछ वही हुआ। आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी? ये भैया मैं शुरुआपुर आया, मैं शुरुआपुर में सीधा शुरुआपुर आया। शुरुआपुर आने के बाद मैंने सोचा पहले दिन आया मैं यहाँ चुपचाप पड़ा रहा। पहले मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि भैया वो मंत्री हैं, वो बड़े मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थाने में मेरी क्या चलेगी उनके सामने, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया पहले दिन। तो दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन मैं शाम के टाइम बाजार में जाता हूँ, मतलब तो अंकिता हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। मुख्य आरोपी जो है पुलकित, उसके पिता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हीं के ड्राइवर की तरफ से ड्राइवर ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विकास चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अंकिता हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। मुख्य आरोपी जो है पुलकित, जिसका नार्को टेस्ट भी होना है, उसके पिता पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हीं के ड्राइवर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। बिल्कुल, जिस तरह से आर्य है, उसके पिता विनोद आर्य जी अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब पहले ही जब पुलकित आर्य के मामले में वो फंसते हुए यहाँ पर पूरा परिवार कहीं ना कहीं परेशानी में गिरा, उसके बाद अब एक नई और समस्या सामने आई है। उनके ही ड्राइवर ने उनके ऊपर दुष्कर्म करने के जो आरोप लगाए हैं और साथ ही कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। वहीं उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है और उसके द्वारा उनकी नकदी को चोरी किया गया था, जिसके बाद उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत विनोद आर्य द्वारा ज्वालापुर कोतवाली में भी की थी, लेकिन अब पुलिस ने उसके ड्राइवर रोहन की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करते हुए उनका मुकदमा दर्ज किया है और उसके जो बयान है वो कोर्ट में दर्ज कराने के लिए पुलिस अभी उसको लेकर कोर्ट पहुंची है, जहां उसके जो बयान है उनको वहां पर दर्ज कराया जाएगा। जी विकास, जो ड्राइवर है रोहन कंबोज, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि लंबे वक्त तक जो विनोद आर्य हैं उनका यौन शोषण करते रहे। तो इतने लंबे वक्त बाद उनकी नींद क्यों खुली है? इतने टाइम से वो क्यों शोषण सहन कर रहे थे और अब क्या वजह है जी उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की है? जिस तरह से उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने विनोद आर्य पर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं जब पुलिस को भी उन्होंने तहरीर देकर मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया और पहले पुलिस उनको कोर्ट में उनके बयान दर्ज कराने के लिए ले गई है। तो वहीं जो विनोद आर्य हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना भी है कि कहीं ना कहीं ये साजिश और उनको झूठे आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पौड़ी से आते वक्त जो उनका ड्राइवर है उसके द्वारा कुछ नकदी यहाँ पर चुराई गई थी, जिसके बाद उसको हटाया भी जाने की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन उसकी शिकायत ज्वालापुर यहाँ पर जो क्षेत्र है शिकायत द्वारा कर दी गई। हालांकि पुलिस का ये मानना है कि जिस तरह से मामला दर्ज किया गया है उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसकी सत्यता और उसके एविडेंस के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। के बाद जब तो उन्होंने यही विकास, अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है?
मात्रा की जांच है रोहन उसको लेकर कोर्ट पहुंची है हरिद्वार पुलिस, जहां उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद आगे की यहां पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और जहां सांसद विनोद आगे की जो गिरफ्तारी की बात है उसमें पुलिस का यह कहना है कि जो एविडेंस है वो उसके आधार पर जो जांच होगी उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि पूरे एविडेंस के बाद उसको पुख्ता करते हुए ही उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया जाएगा। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो अंकिता हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अंकिता भंडारी के लिए सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग की है। उन्होंने अंकिता के लिए इंसाफ को लेकर पोस्ट किया और वीआईपी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो हरीश रावत ने एक बार फिर से अंकिता के लिए न्याय की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने आवाज उठाई है। साथ ही जो आरोपी हैं वीआईपी, उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं हरीश रावत ने। बता दें आपको, इससे पहले भी हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए लगातार अंकिता के लिए न्याय की मांग करते आ रहे हैं, अंकिता के इंसाफ के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है और अंकिता के लिए सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से न्याय की मांग की है। साथ ही जो आरोपी है वीआईपी, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी पोस्ट में सवाल उठाए हैं। वहीं उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उन शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया जो अवकाश के दिन या फिर अतिरिक्त कक्षा बोर्ड परीक्षाएं की परीक्षार्थियों की कक्षाएं लेने के लिए लगाए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो शिक्षक अवकाश के दिन कक्षाएं संचालित करेंगे, अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करेंगे, उन्हें मानदेय के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही वो खुद ऐसे शिक्षकों की फोन पर हौसला अफजाई करेंगे तो देहरादून में बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आ सके और जो शिक्षक हैं वो उन पर गंभीरता से ध्यान दे सके। इसको लेकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विभाग ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि छुट्टी के दिन जो शिक्षक अतिरिक्त कक्षा संचालित करेंगे उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। हमने ये भी कहा है कि चूंकि कोर्स पूरा करना है और पिछली पढ़ाई भी चूंकि 2 वर्ष कोविड में बाधित हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि चाहे निकाय के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, बीजेपी सभी चुनाव की तैयारियों में है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है, यही हमारा लक्ष्य है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना यही पार्टी का लक्ष्य है, प्राथमिकता है। जनता पार्टी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास पर रहते हैं। पार्टी में जो भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करना, ये अपनी कार्य प्रवृत्ति रही है और सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ प्रमुखता से दिखाई देता है और ये समय समय पर होने वाली बैठकें हैं। हमारे जो विधायक हैं वो समय समय पर बैठते हैं, सांसद हैं समय समय पर बैठते हैं, संगठन का जो नेतृत्व है वो उनके साथ बैठता है और
जो काम संगठन के द्वारा किए जाने वाले हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हैं। तो इसीलिए हमारा संगठन देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।